स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा विषय है संधि और संधि विच्छेद। विद्यार्थियों, आपके बहुत सारे साथी बार बार यह बात कहते हैं कि मैडम, संधि बहुत कठिन विषय है। लेकिन मेरा आपसे और आपके साथियों से यही कहना है कि कोई भी विषय हमें तब तक कठिन लगता है जब तक कि हमें वह अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आता है। और अच्छी प्रकार से समझ में कब आता है? जब हम टीचर्स की पढ़ाई हुई बात को ध्यान से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करने से ही हम किसी चीज में निपुणता प्राप्त करते हैं, उसमें पारंगत होते हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी किसी विषय में पारंगत हो जाता है। तो वही चीज आपकी हर विषय को लेकर है, हर टॉपिक को लेकर है कि जितना आप ध्यान से सुनोगे, समझने का प्रयास करोगे और जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही वह विषय हमारे लिए सरल होता चला जाएगा। देखिए, संधि भी क्या है? ये एक तरह से हिंदी में गणित के समान है कि जैसे जब आप मैथ्स करते हो तो मैथ्स में आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि आप उन सम्स को सॉल्व करते समय उन फॉर्मूलाज का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही संधि होती है कि संधि में हमारे बहुत सारे नियम होते हैं। यदि हम उन नियमों को ध्यान से अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं कि कहाँ किस शब्द में कौन सा नियम लागू होगा, तो जब एक बार हमें वे सारे नियम अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे, हमें याद हो जाएंगे, तो संधि आपको बहुत सरल लगने लगेगी। और आज आपको जिस तरीके से मैं संधि पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, तो उन संधि के नियमों पर आप ध्यान अच्छी प्रकार से दीजिए, ध्यान से उसे समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको संधि कभी भविष्य में मुश्किल नहीं लगेगी, बल्कि सबसे अधिक रुचिकर आपको लगने लगेगी। लेकिन इस संधि को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है वर्णमाला का समुचित ज्ञान होना। इसीलिए हमने संधि से पहले आपको वर्ण और वर्ण विच्छेद समझाए थे, क्योंकि वर्ण विच्छेद में कि किस तरह से हम स्वर और व्यंजन को निकालेंगे, कहाँ पर कौन सा उच्चारण हो रहा है, और हमारी वर्णमाला क्या है कि चाहे तो हमारे 11 स्वर हैं और जो 33 व्यंजन हैं, इन्हीं के बीच में हमारी सारी संधियां होती हैं। इसमें आपकी कोई संयुक्ताक्षर, कोई संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन, ये सब नहीं होते हैं। केवल सिंपल जो 33 व्यंजन है और 11 स्वर हैं, उन्हीं में आपकी संधियां होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना अनिवार्य है। अच्छी तरह से याद होना चाहिए किस वर्ग में कौन सा व्यंजन आता है, वर्ण आता है और किस स्थान पर आता है, कि वो प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय है, तब आपको समझ में आएगा। तो संधि समझने से पहले बच्चों, एक बार मेरा फिर आपसे यह अनुग्रह है कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज पहले उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ उसे शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय से मिलती चली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना विषय संधि और संधि विच्छेद। सबसे पहले आप देखिए कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल अथवा जोड़। मेल का मतलब होता है आपस में मिलाना किसी चीज के लिए। जैसे हम पहले के राजा महाराजा भी होते थे तो कहते थे ना, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता था उसके बाद संधि कर लेते थे, यानी कि मेल कर लेते थे कोई भी बात अपनी सामने रख के। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल अथवा जोड़ होता है। अब हम इसको कैसे करें संधि? तो सबसे पहले हमारी संधि की परिभाषा देखिए क्या कहती है। परिभाषा कहती है कि दो वर्णों या ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं।
कि दो वर्ण जब हमारे पास पास आते हैं, अभी मैंने आपसे कहा था वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो दो वर्ण जिनको हम ध्वनियां भी कहते हैं, इसलिए हमने या शब्द का प्रयोग बीच में किया है। तो दो वर्णों के पास पास होने पर उन दोनों वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब परिवर्तन वर्णों का कहां पर होता है उसे देखिए नीचे आप, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, कि दो शब्द आपके सामने हैं तो उन दो शब्दों में हमें क्या देखना है कि प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमें देखना है। तब उनसे जो विकार होगा उन दोनों के मिलने पर जो परिवर्तन होगा वो हमारी संधि कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूं कि मान लीजिए उदाहरण है आपका शिवालय, शिव प्लस आलय, ये दो शब्द आपके सामने हैं। अब वर्ण विच्छेद में आपने देखा था कि मान लीजिए हमें शिव का वर्ण विच्छेद करना है, तो हम वर्ण विच्छेद में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने श व्यंजन लिया, उसके नीचे हलंत लगाए, क्यों? क्योंकि व्यंजन शब्द हमारा स्वर के मिलने पर पूरा होता है। तो श ई इसमें स्वर है प्लस वा के नीचे व्यंजन आएगा और वा में आपका क्या मिला हुआ है? अस्वर मिला हुआ है। तो अस्वर मिलने पर ही आपका पूरा हुआ वा। तो अब हमने आपसे कहा था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो वर्ण हमारा अंतिम क्या हुआ वा में? अ, तो अ वर्ण हमने इसको माना। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, अब ये आलय है आपका, तो प्रथम वर्ण हमारा क्या है? आ है। तो इस अ और इस आ के मिलने पर जो परिवर्तन हुआ तो अ प्लस आ बराबर आ होता है, कि अ और आ मिलने पर दीर्घ आ ही बनता है। तो ये हमारा जब परिवर्तन हो गया तो हमने शिव से जो आ बना उस आ का ये जो है इसके साथ आपका मिल गया है और मिलकर हमारा पूरा शब्द बना है शिवालय। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रति प्लस एक। अब प्रति में आप देखेंगे कि ई स्वर है तो हमारा ई वर्ण हुआ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे में आपका ए वर्ण हुआ। तो ई और ए इन दोनों वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन हुआ वो क्या बना? या, कि ई और ए मिलने पर या बन जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारा प्रत्येक शब्द बन गया। अब देखिए ई का हटने पर जब आपका या बना तो ये जो ए की मात्रा है वो आपकी या के ऊपर आ गई, क्योंकि ता तो आपका आधा रह गया। जब आपने ई स्वर को हटा दिया तो ता आपका आधा रह गया, आधा ता से हमने यहाँ पर आधा ता ही लिखा है। ई का हमारा या बन गया तो या लिखकर ए की मात्रा हमारी उसके ऊपर आ गई, तो हमारा प्रत्येक शब्द इस तरह से बना है। तो ये हमारा संधि का अर्थ समझ में आ गया कि हमें संधि कहाँ किस तरह के वर्णों को मिलानी है। अब आप देखिए संधि विच्छेद की परिभाषा, क्योंकि दोनों रूपों में आपका आ सकता है कि संधि करने के लिए भी आ सकता है और कोई संधि शब्द दिया है उसका विच्छेद करने के लिए भी आ जाता है। अब संधि विच्छेद की परिभाषा क्या है कि संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब हमने वह एग्जाम्पल पहले वाला एक तरह से आपका ले लिया है। मान लीजिए आपका है शिक्षालय। अब शिक्षालय में जैसे अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका किया था शिवालय, तो वही चीज आपकी इसमें हो गई। शिवालय में तो आपका शिव प्लस आलय था, अब इसमें शिक्षा होता है यानी शिक्षा का घर। तो इधर भी अ और यहाँ भी अ, दोनों वर्णों के मिलने से दीर्घ आ आपका बन गया है। तो ये तो जो नियम है इसके वो अभी हम नीचे आपको स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से नियम इसमें लगते हैं। अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रहे हैं। इसी तरह से रमेश है, रमेश में रमा और ईश मिलने पर आपका ए बन गया गुण संधि। तो ये सारी संधि अब आपके सामने आ रही हैं। अब उन सारी संधियों को आपको ये समझना है कि कहां पर किस तरह की संधि आपको करना है। तो ये आपको संधि की परिभाषा और संधि विच्छेद आपको स्पष्ट हो चुका। अब है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की हमारी संधि होती है। अब स्वर संधि में क्या होता है हमारा? केवल स्वर का स्वर से मेल होता है,
कि जो दो शब्द आपको बताए थे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो दोनों तरफ आपके स्वर होंगे तो वो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि होगी तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर अगर है, दूसरी तरफ व्यंजन है, तब भी आपका व्यंजन संधि होगी। दोनों तरफ व्यंजन वर्ण है तब भी व्यंजन संधि होगी। एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ स्वर है तब भी आपकी व्यंजन संधि ही होगी। अब विसर्ग संधि में आपका दो पहले वर्ण के जो शब्द का अंतिम है वो विसर्ग ही होगा। तो विसर्ग का स्वर से मेल होगा तब आपकी विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग का व्यंजन से मेल होगा तब आपकी विसर्ग संधि होगी। तो सबसे पहले आज हम स्पष्ट करेंगे आपको स्वर संधि। तो स्वर संधि को आपको देखना है कि वो कैसे आपकी बनती है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कैसे कि अब हमने अभी इससे पहले आपको स्पष्ट करा था कि दोनों तरफ आपका स्वर होना जरूरी है। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल ही होने पर परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आपका है सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अब इति प्लस आदि, इत्यादि, ये दो हमने जनरल आपको एग्जाम्पल दिए हैं। बाकी तो आपके जो भेद हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही हम आपको स्पष्ट करेंगे। ये जनरल है कि इधर अ है तो इधर उ भी स्वर है, दोनों स्वर हैं आपके अ और उ, तो अ उ मिलने पर ओ बन गया, ई और आ दोनों स्वर मिलने पर इत्यादि बन गया। अब आप देखिए स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 हमारे स्वर संधि के भेद हैं। अब एक एक करके हम इनको आपको स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले है आपका दीर्घ स्वर संधि। जब किसी लघु या दीर्घ, लघु का मतलब है छोटा स्वर, और आपको लघु स्वर में कौन कौन से बताए थे हमने? अ, ई, उ और री, ये 4 आपके लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। या दीर्घ, दीर्घ कोई सा भी हो सकता है आपके, बाकी जो बचे हुए 7 स्वर हैं वो दीर्घ स्वर में आपके आते हैं। तो जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण, सजातीय वर्ण का मतलब होता है एक ही जाति के वर्ण, कि अगर आपके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी आपका अ से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो छोटा अ हो चाहे बड़ा आ हो, तो उसको हम सजातीय कहते हैं। अगर इधर आपका ई है तो दूसरा भी ई होना चाहिए, इधर अगर आपका उ है तो दूसरी तरफ भी आपका उ होना चाहिए, उसे हम सजातीय वर्ण कहते हैं। तो जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण या स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण या स्वर से होता है तो उससे उत्पन्न विकार दीर्घ वर्ण या स्वर हो जाता है। अब मान लीजिए आपके देखिए अलग अलग तरह से हमने 4 तरह के एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट किया है कि मान लीजिए अ और आ मिलकर अ और आ दूसरी तरफ है, इधर अ या आ हो सकता है, दूसरी तरफ अ या अ भी हो सकता है, तो दोनों मिलने पर हमारा दीर्घ आ ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए राम अवतार। अब राम में आपका म में अ मिला हुआ है, क्योंकि ये वर्ण विच्छेद में आपको बताया जा चुका है कि आ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है, वो आपके व्यंजन के साथ ही मिला हुआ होता है। तो म में हमारा अ स्वर मिला हुआ है, अवतार में भी अ स्वर है, तो ये दोनों मिलकर हमारे रामावतार बन गया, आ की मात्रा हमारी आ गई, यानी कि दीर्घ आ हो गया। इसी तरह से मत में त में अ स्वर है, अनुसार में अ स्वर है, तो ये मतानुसार बन गया, यानी कि आ और अ मिलने पर आ बन गया है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, चिकित्सा में आ है, आलय में भी आ है, तो आ और आ मिलकर भी दीर्घ आ होता है, तो चिकित्सालय बन गया। महा आत्मा आ मिलकर महात्मा बन गया, यानी कि अगर हमारा प्रथम वर्ण आ है, द्वितीय आ है, तब भी हमारा दीर्घ होगा। तीसरा देखिए परम आनंद, इधर छोटा अ है लघु, इधर आपका दीर्घ आ है, तो छोटा अ और बड़ा आ मिलकर भी आपका आ बना, तो परमानंद हो गया, क्योंकि जो आ आपका बनता है उसकी आ की मात्रा मां के साथ मिल जाती है। अब धर्मात्मा
अ और आ मिलके धर्मात्मा, यानी कि अ और आ मिलकर भी आ हो जाता है। फोर्थ में है यथा प्लस अर्थ, इधर की तरफ हमने दीर्घ आ ले लिया, इधर हमारा लघु है, तो दीर्घ और लघु मिलके फिर वही हमारा दीर्घ बन गया है, यथार्थ बना है। आ और अ मिलकर रेखांकित बन गया। तो आप इन चारों के माध्यम से देखिए, समझिए कि अ मिलकर भी आ होगा, आ मिलकर भी आ होगा, अ और आ मिलकर भी आ होगा, और अ मिलकर भी आ होगा। यानी कि हम दोनों शब्दों में कहीं भी लघु कहीं भी दीर्घ हो सकता है, लेकिन उसका बनेगा दीर्घ आ ही। अब दूसरा नियम भी आपका देखिए, उससे जैसे स्पष्ट हुआ है, सेम आपका ई में है। तो ई में भी क्या है, इधर देखिए छोटी ई, इधर भी छोटी ई, तो कवि प्लस इंद्र बनकर कवींद्र, की बड़ी ई जब हमारी हो गई तो हमने कवि की छोटी ई की मात्रा को हटाकर बड़ी ई कर दिया, और जो इसका ई की अंकी बिंदी है, अनुस्वार है, वो हमारी कवींद्र वी की मात्रा के साथ में आ गई है। इसी तरह से अभी प्लस इष्ट, ई और ई दोनों आपके लघु हैं। अब दोनों मिलकर जब हमारे दीर्घ ई बन गए हैं, तो ये हमारा छोटा जो ई है और ये ई मिलकर तो भा पर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, अभीष्ट बन जाएगा, यानी ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो गया। इसी तरह से प्रतीक्षा, ई और बड़ी ई, इधर छोटी ई है, इधर बड़ी ई है, यानी इधर लघु इधर दीर्घ है, तो दोनों मिलकर प्रतीक्षा बड़ी ई की मात्रा हो गई है। ऐसे ही गिरी और ईश, छोटी ई और बड़ी ई, तो ये मिलकर आपका गिरीश बन गया है। मात्राओं का ध्यान जरूर रखना है कि छोटी ई की मात्रा को हम हटा देंगे, और जो बड़ी ई है वो बड़ी ई की मात्रा को हम उसके स्थान पर लगाएंगे। तो इस तरह से लघु ई और दीर्घ ई मिलकर आपका दीर्घ ई बना है। इसी तरह से लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मी में बड़ी ई है, इधर छोटी ई है, तो ये मिलकर आपका लक्ष्मी, और ये छोटी ई हम हटा देंगे, तो पूरा मिलकर जब ये छोटी ई हमने हटा दी तो दोनों शब्द मिलकर हमारे बन गए लक्ष्मीच्छा। शची प्लस इंद्र, शची ई और ई मिलकर बड़ी ई है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लघु ई को हटा देंगे और शची एज इट इज लेकर उसका द्रा उसके साथ लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा शचींद्र। तो ई मिलकर ई बन गया है। नदीश, नदी में दीर्घ ई है, इधर भी दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई बनकर फिर वही आपका दीर्घ ई है, तो एक ई हटके आपका नदीश हो जाएगा। ऐसे ही नारीश्वर है, तो ये भी आप देखिए फॉर्मूला सेम है आपका, जैसे कि हमने अ का बताया था कि ई बराबर ई बराबर ई और ई मिलकर ई मिलकर ई, तो इस तरह से ये आपका ई का हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऊ का, सेम ऊ का भी आपका है, क्योंकि दीर्घ स्वर में हमारी दीर्घ स्वर संधि में ये तीन ही आते हैं, क्योंकि तीन ही स्वर हमारे मेन होते हैं जो कि लघु में आते हैं, अ ई ऊ। री का हमारा इसमें समान स्वर में नहीं आता है। तो भानु प्लस उदय, तो इधर भी आप देखें लघु ऊ, इधर भी लघु ऊ, तो दोनों मिलकर जब हमारा बड़ा ऊ बन गया, तो यहाँ देखिए भानु की मात्रा परिवर्तित होकर बड़े ऊ की मात्रा लग गई। ऐसे ही सु प्लस उक्ति, बड़े ऊ की मात्रा होकर सूक्ति बन गया, तो ऊ मिलकर आपका ऊ हो गया है। लघु ऊर्मी, लघु मात्रा है ऊ और इधर दीर्घ ऊ है, तो ये दोनों आपके बड़े ऊ की मात्रा लग गई, तो लघुर्मी शब्द बन गया। इसी तरह से मधु प्लस ऊष्मा, मधुष्मा बन गया है, तो ऊ मिलकर आपका बड़ा ऊ बन गया है। वधूत सब, वधु में बड़े ऊ की मात्रा लगती है हमारी, और इधर छोटे ऊ की मात्रा है, तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारा बड़े ऊ की मात्रा ही रहती है, वधूत सब। भू प्लस उत्सर्ग, अब भूत सर्ग, छोटे ऊ की मात्रा को हम हटा देते हैं, केवल हमारा ऊ की मात्रा हटाकर भूत सर्ग बन गया। क्यों? क्योंकि हमारा दीर्घ ऊ बनना है। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, दोनों तरफ आपका दीर्घ ऊ है, तो ये आपका भूर्जा, एक ऊ की मात्रा हट जाएगी, भूर्जा शब्द बन गया। इसी तरह से आपका वधूर्मी बना है, तो ये भी आप देखेंगे कि सेम हमने वैसे लिखा है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया,
छोटा ऊ दीर्घ ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर तो बड़ा ऊ बन गया, अब बड़ा ऊ मिलकर तो बड़ा ऊ मिल गया, यानी कि हर स्थिति में आपका दीर्घ ऊ ही बनेगा। तो आपको स्वर संधि का पहला भेद स्पष्ट हो गया, दीर्घ स्वर संधि। अब हम सेकंड लेंगे गुण स्वर संधि। अब इसका नियम क्या कहता है ये देखिए कि यदि अ या आ के बाद, यानी कि क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ होगा या आ होगा। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, या तो ई या ई, कि छोटा ई या बड़ा ई। तो दोनों के मिलने पर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और फिर दूसरा नियम क्या है कि अ या आ के बाद यदि उ या उ, यानी कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ या उ है, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, ओ बन जाएगा। तीसरा नियम है इसका री, कि अ या आ के बाद, या कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ ही होगा, लेकिन दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री आए तो अर हो जाता है। वर्णों का यही मेल हमारा गुण संधि कहलाता है। अब इसमें तीन चीजें हमने बताई हैं, एक ई से होने वाला परिवर्तन, ऊ से होने वाला परिवर्तन और री से होने वाला परिवर्तन। अब एक एक करके हम चारों के एग्जाम्पल, तीनों के एग्जाम्पल आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए सुर प्लस इंद्र। अब इधर आपका सुर में अ है, इधर ई है, तो अ और ई मिलने पर क्या बना, ए बन गया। ये था ना आपका अ और ई मिलने पर ए बना। तो यहाँ पे जब हमारा ए बना तो जो ई के स्थान पर ए बना वो ए की मात्रा हमारी रा के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तब हमारा लिखा जाएगा सुरेंद्र। इसी तरह से स्व प्लस इच्छा, वा में अ है, इच्छा में ई है, तो अ और ई मिलने पर ए बन गया, तो आपका स्वेच्छा हो जाएगा कि ए की जो मात्रा है वो आपकी वा के ऊपर आ जाएगी। सेकंड एग्जांपल देखिए नर प्लस ईश। अब यहाँ तो आपका लघु ई था, यहाँ हमने एग्जांपल कौन सा लिया है, दीर्घ ई का लिया है। तो इधर आपका अ है और इधर दीर्घ ई है, तब भी आपका ए ही बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखे ई या ई दोनों लिखे हैं कि दोनों हो सकते हैं, तो तब भी हमारा परिवर्तन ए में ही होगा, नरेश बन गया। इसी तरह से अ और ई मिलकर सोमेश्वर आपका बना है, माँ के ऊपर ए की मात्रा आ गई। तो ये जो दोनों शब्द बने हमारे अ प्लस ई से बने हैं, लेकिन इसका परिवर्तन ए ही होगा। थर्ड आप देख लीजिए आ, क्योंकि हमने आ भी कहा था, ये दोनों एग्जाम्पल हमने अ वाले लिए थे। अब ये दो एग्जाम्पल हमने आ वाले लिए हैं कि इधर आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इंद्र छोटी ई है, तो आपका अ और ई मिलने पर भी ए ही बनेगा, तो आपका बन गया महेंद्र। अब महेंद्र में जो आ और ई मिलने से जो ए की आवाज आई परिवर्तन, तो वो आपकी हा के ऊपर ही आएगी। यथा प्लस इष्ट, आ और ई मिलने पर ए बना है, तो आपका यथेष्ट हो गया, तो आ प्लस ई भी आपका ए ही बनेगा। फोर्थ आपका देखिए इसी तरह से राका प्लस ईश, यहां भी आपका आकारांत है और यहाँ पर आपका ई कारांत, बड़ी ई की मात्रा आ गई, तो आ और बड़ी ई मिलकर भी आपका ए बन गया, तो आपका क्या बना, ये राकेश। फिर आप देखिए उमा प्लस ईश, आ और ई मिलने से आपका बन गया उमेश, तो आ प्लस ई मिलकर भी ए बन गया। तो चाहे अ हो, चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ई हो, सबका परिवर्तित रूप आपका ए ही होगा, और वो जो प्रथम शब्द का अंतिम जो आपका वर्ण है उसके ऊपर ए की मात्रा आपकी लगेगी। अब दूसरा नियम उसी का देखिए, ओ का विकार परिवर्तन, यानी कि अ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा अ या आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा उ या उ, तो उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। अब एग्जाम्पल से देखिए पर प्लस उपकार, इधर आपका अ वर्ण है, इधर उ वर्ण है, तो आपका अ और उ मिलकर क्या बना, ओ बन गया, तो ओ की जो मात्रा है वो आपकी रा के ऊपर आएगी, आपका बन जाएगा परोपकार। ऐसे ही हित प्लस उपदेश, अ और उ
मिलने पर जब ओ बना तो आपका क्या बन गया, हितोपदेश, तो आ उ मिलकर ओ। इसी तरह से सूर्य ऊष्मा, अब यहाँ आपका लघु ऊ था, यहाँ एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया है, दीर्घ ऊ का लिया है, तो सूर्य प्लस ऊष्मा अ और ऊ मिलने पर भी ओ ही बनेगा। तो आप कैसे लिखोगे, सूर्योष्मा, क्योंकि सूर्य एज इट इज रहा और ओ की मात्रा आपने सूर्य के ऊपर लगा दी तो आपका बन गया सूर्योष्मा। ऐसे ही जल प्लस ऊर्मी, अ और ऊ मिलकर जब ओ बना तो आपका हो गया जलोर्मी, क्योंकि अ ऊ का ओ ला के ऊपर ओ की मात्रा आएगी। इसी तरह से अब आपने एग्जाम्पल हमने कौन से लिए हैं, आकारा, यहाँ तक तो आपके अ था स्मॉल और यहाँ आपका दीर्घ आ हो गया, तो दीर्घ आ और छोटा ऊ मिलकर भी आपका क्या बना, महोत्सव। इसी तरह से महा प्लस उदय, तो महोदय आपका बन गया है और आ ऊ मिलकर ओ बना है। गंगा प्लस उर्मी, इधर आपका आ ही है लेकिन यहाँ पर हमने ऊ कौन सा लिया है, दीर्घ ऊ लिया है, तो गंगोर्मी, गंगोर्मी क्योंकि ओ बना तो ओ की मात्रा हमारी ग के ऊपर आ जाएगी, गंगोर्मी। इसी तरह से महा प्लस ऊष्मा, आ और ऊ मिलकर जो ओ बना वो हा के ऊपर ओ की आवाज आएगी, यानी आ प्लस ऊ बराबर ओ। तो आपने चारों में देखा होगा हमने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए कि हमारा इधर चाहे लघु आ हो चाहे दीर्घ आ हो, इधर चाहे हमारा लघु ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, लेकिन हर स्थिति में हमारा परिवर्तन ओ ही होगा। तीसरा नियम देखिए इसका, अर का विकार या परिवर्तन, कि इसमें आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा अ या आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा री, तो आपका क्या हो जाएगा, अर, अर का आपका इसमें परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए सप्त प्लस ऋषि, अब ता में अ है, इधर आपका री है, तो अ और री मिलने पर अर बना, तो आप इसका उच्चारण देखिए सप्तर्षि, जब सप्तर्षि बोल रहे हो तो ता के बाद अर की आवाज आपकी आ रही है, नीचे से री हट जाएगा, अर बन गया, और अर हमारा करके इस तरह से इसके ऊपर आएगा। शी तो आपका एज इट इज रहेगा, और जो अ और री मिलके अर बना तो वो अर का आपका अंदर आएगा। जैसे कि हमने पहले भी आपको इस तरह से समझाया था कि जब भी रा का प्रयोग आपको समझाया गया था शब्द विचार के अंदर, वर्ण विचार के अंदर समझाया था कि जब रा की आवाज अगले वर्ण के ऊपर आती है तो रा हमेशा उसके ऊपर लगता है। तो आप उच्चारण देखिए सप्तर्षि, तो शा के साथ रा की जब आवाज आ रही है तो वो शा के ऊपर ही रा होगा। देव ऋषि, तो अ और री मिलके अर बना है, देवर्षि, तो इस तरह से अ री मिलने पर अर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आ से है कि इधर आपका आ है इधर री है, तब भी आपका अर बनेगा, तो महर्षि बन गया। वर्षा ऋतु, अब आ और री मिलकर अर बना तो वर्षर्तु, इस तरह का उच्चारण होता है वर्षर्तु, तो आ और री मिलकर फिर आपका यहाँ पर अर बन गया है। तो इस तरह से ये आपकी गुण संधि पूरी हो गई है। तो गुण संधि में भी आपके 3 थे और दीर्घ स्वर संधि में भी आपके 3 ही नियम थे, तो इन नियमों को ध्यान में रखना बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपकी थर्ड संधि आती है वृद्धि स्वर संधि। जैसा कि देखिए शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ। तो अब क्या है कि जब अ या आ के बाद, यानी कि अ और आ कहां पर होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, ए या आई स्वर होगा, तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं, दीर्घ आई ही बन जाएगा आपका दोनों के मिलने पर। और यदि ओ या औ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, औ बन जाते हैं। तो इस प्रकार संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। इसके 2 ही नियम हैं आपके, एक तो आई का विकार कि प्रथम वर्ण अ और द्वितीय वर्ण ए आई मिलकर आई होता है। जैसे मान लीजिए हित प्लस एशी, अब अ और ए मिलने पर हमारा आई बना,
तो ये ध्यान आपको रखना है कि जो ऐ ये वाली है इसका मतलब होता है दो मात्राएं आपकी इसके ऊपर लगती हैं, क्योंकि लिखने में यही सबसे ज्यादा अशुद्धि आप लोग करते हो कि आप सोचते हो यहाँ पर एक मात्रा दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग करना है। नहीं, एक मात्रा का प्रयोग होता है अगर इस ए का प्रयोग होता है तो, और यदि हम इस ऐ का प्रयोग करते हैं तो हमेशा दो मात्राओं का प्रयोग होता है। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर हितैषी। एक एक अ और ए मिलकर ऐ हो गया तो एक एक हो गया। तो ये जो ऐ की एक ही मात्रा है और दीर्घ होने पर ऐ वो इस का के ऊपर आ जाती है, तो आपका बना अ प्लस ए ऐ। इसी तरह से मत प्लस ऐक्य, अ और ऐ, यहाँ पर हमने दीर्घ वाला ले लिया, यहाँ आपका लघु था तो दीर्घ का भी आपका ऐ ही बनता है तो मतैक्य हो गया। स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक हो गया, तो इस तरह से अ ऐ मिलने पर भी ऐ हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल हमने इधर आ वाला लिया है कि अ और ए मिलने पर भी जब ऐ हो जाता है तो सदैव, ये तो एक कॉमन आपका एग्जाम्पल है, हमेशा लिखते हो आप सदैव है तथैव है, तो ये हमेशा यूज होता है। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं मालूम था कि सदैव कौन सी संधि है या तथैव कौन सी संधि है और किस तरीके से बनी है। तो आज आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि तथा और एव मिलने पर हमारी तथैव संधि बनती है। महा प्लस ऐश्वर्य, अ और ऐ मिलकर महेश्वर्य, अ और ऐ मिलकर राजेश्वरिया। तो ये चारों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चाहे आपका लघु आ हो चाहे आपका दीर्घ आ हो, इधर चाहे लघु ए दीर्घ ए इस तरह से हो, लेकिन इसका परिवर्तन ऐ में ही होता है। दूसरा नियम देखिए, औ का विकार परिवर्तन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या अ होना चाहिए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ या औ होना चाहिए। ये चीज हमेशा नियम याद रखना है कि हमारी संधि उन्हीं जगह पर होगी और कहीं परिवर्तन नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला है आपका। दंत प्लस ओष्ठ, अ और ओ मिलकर दंतोष्ठ, औ बन गया आपका। अ और ओ मिलकर औ होके जलौध बन गया, क्योंकि अ और ओ मिलने पर औ बनता है। अ और औ यहाँ हमने दीर्घ ले लिया तब आपका वनौषधि बना। और ये आपको मालूम है, जैसे ऐ में अभी हमने बताया था, यहाँ तो खैर स्पष्ट है आपकी औ की मात्रा में कि दो मात्राओं का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये आपका वनौषधि हो गया। और परम औदार्य, अ और औ मिलकर भी आपका परमोदार्य बन गया है। तीसरा एग्जाम्पल है महा प्लस ओजस्वी। अब यहाँ पर हमने आ लिया है, ये अकारांत आकारांत इस तरह से कहलाते हैं कि यानी कि इसका जो अंत है वो आ से हो रहा है, तो आ और ओ मिलकर औ बनकर महोजस्वी हो गया। आगे के शब्द हमारे एज इट इज ही लिखने होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे तो शब्द का पहला वर्ण हो चाहे शब्द के आखिर के वर्ण हो, वो एज इट इज आपके रहते हैं, उनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। सिर्फ परिवर्तन हमें यही के वर्णों में करना है और वहीं हमें उसका प्रयोग करना है। महा प्लस ओध महोद हो गया। इसी तरह से अ और औ मिलकर महौषधि औ बन गया, और यहाँ आ और औ मिलके गंगोदार्य, ये भी आपका औ होकर ये बन गया है। तो इस तरह से ये आपकी वृद्धि संधि थी जो आपको स्पष्ट हुई। इसमें दो ही नियम थे कि अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर ऐ हो जाता है, अ या के बाद ओ या औ आने पर दोनों का परिवर्तन होकर औ बन जाता है। अब है आपकी फोर्थ संधि, यण स्वर संधि। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम उनसे थोड़ा सा अलग हटकर है। उसमें हमारा अ या आ के बाद चल रहा था, लेकिन इसमें नियम थोड़ा अलग है कि जब ई उ ऊ या री की बात कोई भिन्न या असमान स्वर आए तो इनके मेल से ई का या, उ का वा तथा री का रा हो जाता है, इसी को यण संधि कहते हैं। अब इसमें क्या अंतर है देखिए कि या का विकार हम इससे स्पष्ट करते हैं आपको कि यहाँ पर आपका ई है, क्योंकि हमने अब की बार आपसे कहा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ई होगा या फिर कहीं आपका उ होगा। तो इसमें आपका ये ई वाला हमने पहले लिया है कि इधर आपका ई स्वर है और दूसरी तरफ जो है उससे अलग हटकर स्वर होना चाहिए।
चाहे आपका अ स्वर हो, चाहे आपका उ स्वर हो, चाहे आपका ए स्वर हो, तो उस ई से अलग हटकर आपका स्वर होना चाहिए। स्वर का ज्ञान आपको है ही, कौन कौन से होते हैं, अ ई उ ये आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका ई स्वर है, यहाँ पर आपका अ स्वर है, तो ई और अ स्वर मिलने पर आपका या बन गया। ई और ये आ बनने से या बन गया, और जो अंक की बिंदी है वो आपकी उसके ऊपर ही आ जाएगी अनुस्वार। तो हमने ई को हटा दिया, आ को हटा दिया। जब हमने ई की मात्रा को हटाया तो इसका मतलब ता हमारा हलंत वाला रह गया, आधा रह गया था, क्योंकि ई स्वर हमारा हट गया, तो इसलिए हमने आधा ता लिखा है। और ई और आ मिलकर या बन गया, तो या हमारा यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा अत्यंत बन गया है। ऐसे देखिए इति प्लस आदि, यहाँ पर छोटा आ था, यहाँ बड़ा आ है, तो इति का ई हमने हटा दिया, ता आधा रह गया। अब इस ई और आ के मिलने से या बना, तो क्योंकि ये बड़ा आ है तो इसलिए या पर भी आ की मात्रा लगेगी, आपकी आ ही बनेगा। तो इत्यादि, इस तरह से आपका ये शब्द बना है। नेक्स्ट है आपका अति उत्तम। यहाँ पर आपका ई स्वर है, लेकिन यहाँ पर आपका उ स्वर आ गया। यहाँ अ और आ स्वर था, यहाँ उ स्वर है, तो ई और उ मिलने पर भी आपका या बनेगा। लेकिन लिखने में हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो चीज हम बार बार बता रहे हैं, ता हमारा आधा रह जाएगा क्योंकि हमने ई स्वर को हटा दिया। अब आगे वाले में जब उ है तो इसका मतलब क्या है, उस उ की मात्रा को, उस उ स्वर को हमें या के साथ लगाना है। तो अतियुत्तम, इस तरह से आपका शब्द बनेगा। आगे का देखिए, तम हमने एज इट इज लिख दिया, आ हमने एज इट इज लिख दिया, बस अंतर क्या, ता हमने आधा वो एज इट इज लिख दिया, बस जो परिवर्तन या हुआ उस या में हमने इस उ की मात्रा को लगा दिया है। अब इसी तरह से नी प्लस ऊन, अब इसमें बड़ा ऊ है तो ई और ऊ मिलकर या बना, तो ये आधा ना रह गया हमारा, ई की मात्रा हटने पर तो हमने आधा ना लिखा। अब या बना, तो या पर हमने जब यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की मात्रा को लगाया, तो हमारा शब्द बन गया न्यून। इसी तरह से प्रति प्लस एक, अब यहाँ देखिए स्वर अलग है, यहाँ ई है, इधर ए स्वर आ गया, तो ई और ए मिलने पर फिर या बना, तो प्रा हमने एज इट इज लिखा, ता हमारा आधा आ गया, या जो बना हमारा वो या लिखकर ये ए की मात्रा हमने उसके ऊपर लगा दी, तब हमारा बना प्रत्यय। इसी तरह से यद्यपि, ई और आ मिलकर आपका या बना, दा आधा रह गया तो हमने आधा दा का प्रयोग किया, और ई और आ मिलकर या बना है तो यद्यपि हमने लिख दिया। अब हम इसमें आ की मात्रा तो लगाएंगे नहीं जैसे हमने इत्यादि में लगाया था, क्योंकि यहाँ तो आ था, यहाँ केवल आपका लघु आ है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका अ या ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है देवी प्लस अर्पण। अब यहाँ पर देखिए ये तीन जो लाइनें थी ये थी आपकी छोटी ई की। अब ये एग्जाम्पल हमने लिए हैं बड़ी ई के, कि इधर आपका दीर्घ ई है, इधर आ है, तो दीर्घ ई और आ मिलकर भी आपका या ही बनेगा, मात्रा हमारी कोई सी भी हो। अब दे हमने एज इट इज लिख दिया, ई की मात्रा हटा दी, वा आधा रहा तो हमने आधा वा लिख दिया। अर्पण ये वाला लास्ट का ये हमने एज इट इज लिख दिया। अंतर हमारा परिवर्तन कहाँ हुआ था, ई और आ में, तो या परिवर्तन हुआ था, तो आपका लिखा जाएगा देव्यर्पण। इसी तरह से नदी प्लस आमुख आपका, तो ई और आ मिलने से नद्यामुख बन गया। इसी तरह से ई और ऊ मिलकर सख्युदय बन गया आपका, और ई और आ मिलकर आपका सख्यागमन बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ई का आपका या बन गया है, और लेकिन जिस चीज की जो मात्रा है आपको उस शब्द के साथ उसी मात्रा का प्रयोग करना है। ए की मात्रा है तो आप ए का प्रयोग करोगे, ई की मात्रा है तो ई का प्रयोग करोगे, ऊ की मात्रा है तो आप ऊ का ही प्रयोग करोगे। अब है आपका वा का विकार या परिवर्तन। अब इसमें था कि ऊ या ऊ के बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ का आपका वा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ऊ है और यहाँ अ स्वर है, तो ऊ और अ स्वर मिलने से आपका वा बन गया। अब सु में से जब हमने ऊ की मात्रा को हटा दिया तो ये आधा सा रह गया, इसलिए हमने आधा सा लिखा है। चा और छा हमने एज इट इज लिखा है, और ऊ और आ का परिवर्तन होके जो वा था वो हमारा यहाँ पर आ गया है।
इसी तरह से ऊ और आ मिलकर वा बन गया है, तो आ है क्योंकि, तो आ की मात्रा हमारी इसके आगे लग गई है, स्वागत बन गया है। इसी तरह से ऊ और ई मिलकर जब वा बना तो अन, ना आधा रह गया, आधा ना यहाँ पर आ गया, और ऊ और ई मिलके जो वा बना तो वा पर आपकी जो ई की मात्रा है वो अनविति इस तरह से आपकी लिखी जाएगी। अनु प्लस एशन, ऊ और ए मिलकर वा बना और ये ए की मात्रा आपकी वा के ऊपर आकर आपका क्या बन गया, अन्वेषण आपका हो गया। इसी तरह से वधु आगमन, ऊ और आ मिलकर वधवागमन, ऊ और आ मिलकर गुर्वादेशः, देखिए गु ऐसे की ऐसे लिखा आपने, ये जो रा है ये वा के ऊपर आ जाएगा, गुर्वा और आ है तो आ की मात्रा भी है, तब आपका बन जाएगा गुर्वादेश। इसी तरह से अनु प्लस ईक्षण अनवीक्षण, ना आधा रह गया है ये, और ऊ और ई मिलकर आपका वी बन गया तो अनवीक्षण शब्द आपका हो गया। अब तीसरा आप देखिए कि री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो री का क्या बन जाता है, रा बनता है आपका। अब मातृ, इधर री है इधर अ है, तो री और अ मिलकर क्या बना, रा बन गया, तो मात्र नुमति आपका बन जाएगा। री हट का जो रा बना वो ता के साथ, और जब हमने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे तब आपसे कहा था कि ता और रा मिलने से त्रा बनता है, तो आप देखिए वही त्रा यहाँ पर आपका बन गया, री और आ मिलने से, ता और रा मिलने से, तो री हटकर आपका मात्र अनुमति बन गया। इसी तरह से पितृ प्लस आ गया, पितृ का जो ता रह गया और आपका आ मिलकर रा मिलकर, क्योंकि रा बन रहा है री के स्थान पर, तो ता और रा मिलकर त्रा बन गया, तो आपका मिलाकर बनेगा पित्राज्ञा। मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा, त्रा बन गया आपका, और जो ई की मात्रा है वो आपका त्रा के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से री और ऊ मिलकर ये आपका री का रा बन गया है, तो रा बनने से त्रा के साथ आपकी ऊ की जो मात्रा है वो नीचे आ जाएगी, पितृपदेश बनेगा। तो इस तरह से यण संधि के भी आपके 3 ही नियम थे। ई आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो या हो जाता है, ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वा बन जाता है, री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो रा बन जाता है। अब ये लास्ट संधि है आपकी अयादि संधि। अब अयादि संधि की परिभाषा है, यदि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो, मतलब पहले शब्द के अंत में तो ए भी हो सकता है, ऐ हो या ओ हो या औ है, और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो उससे अलग हटकर स्वर हो, तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। इन विकारों को ही अयादि संधि कहा जाता है। अब इसमें उदाहरण से समझिए, ये आपका ऐ, आय, अव, आव का अंतर है, सबके नीचे आपका हलंत लगेगा, ये हलंत जरूर ध्यान में रखिए। जैसे ने प्लस अन, अब इधर आप देखेंगे ने का मतलब है आपका ये ए है, ए की मात्रा आपकी लगी है, इससे अलग हटकर अस्वर है, तो ये ए और आ स्वर मिलकर क्या बनाएंगे, ऐ बनाएंगे, ऐ बन जाएगा ए और आ मिलने से। तो ना आपका एज इट इज रहा, ये वाला ना आपका एज इट इज रहा, परिवर्तन कहाँ आया हमारा, ए और आ मिलकर ऐ बना। अब ऐ का अ जो है, क्योंकि ये तो ना आधा रह गया, आधे ना में जब हम अ को मिलाएंगे तभी वो पूरा ना हो जाएगा, इस तरीके से बनता है, तो ये आपका नयन बन गया, क्योंकि ऐ का अ स्वर आपका ना के साथ मिल गया है। शे प्लस अयन, शयन बन गया, इसी तरह से कि ए और आ मिलकर जब ऐ बना तो आधे शा में जो आ है वो आपका ऐ का आ आधे शा में मिलकर पूरा शा हो गया और या रहकर शयन बन गया। दूसरा आप देखिए ऐ वाला कि नई प्लस अग, कि अगर ऐ है ये ऐ तो इसका क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक है, तो नई ऐ और अक मिलकर नायक, नायक आय बना है, तो ये जब आधा ना रह गया आपका तो आय का जो आ स्वर है वो इसके साथ मिलकर लग गया, ना हो गया, और जो या है वो या और अ मिलकर पूरा या बन गया, तब आपका बना नायक। इसी तरह से गायिका, गई प्लस इका,
अब ऐ के बाद ई स्वर अलग हटकर आया, यहाँ आपने देखा था आ स्वर आया, यहाँ आपने देखा ई स्वर आ गया, लेकिन ऐ से अलग भिन्न स्वर है, तो ऐ और ई मिलकर भी आपका आय बन गया, तब आपका लिखा जाएगा गायिका, क्योंकि उच्चारण करने से देखिए आय की आवाज आ रही है, आय की आवाज आ रही है। तीसरा आप देखिए, हमने कहा था ओ, कि अगर ओ है अंतिम वर्ण, उसके बाद अगर आपका कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वो किस में परिवर्तित होगा, अव में परिवर्तित होगा। तो ओ और अ मिलकर अव बन गया। तो जब ये आधा पा आपका रह गया ओ की मात्रा हटाने पर, तो ये जो आपका अव है, इसका अ आपका पा के साथ मिलकर पूरा पा हो गया, और जो वा है उसमें अ मिलकर वा पूरा हो गया, आपका पवन बन गया। इसी तरह से भो प्लस अन भवन बन गया, जैसे पवन था वैसे भवन हो गया। अब इसमें दूसरा भी देखिए इसी तरह से है कि भो प्लस ईशे भविष्य बन गया। ओ और ई ये अलग स्वर आ गया आपका, यहाँ था अ स्वर, यहाँ आपका आ गया ई स्वर, तो ई स्वर के साथ भी आपका अव ही होगा, तब आपका बन जाएगा भविष्य। पो प्लस इत्र ओ और ई मिलने पर पवित्र बन गया, अव की आवाज आ गई है पवित्र। इसी तरह से आप देखिए औ, हमने कहा था अगर लास्ट वर्ण औ हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो क्या बनेगा, आव बनेगा। तो पौ प्लस इन पावन, आव की आवाज आ रही है कि औ और आ मिलकर आपका क्या बन गया, आव। तो जो आपका पा आधा रह गया था उसमें तो आव की आ की मात्रा लग के पा हो गया, और जो वा है वो आपके साथ अ मिलकर पूरा बन गया है, तो पावन आपका बन गया। इसी तरह से भावुक, अब इसमें देखिए यहाँ अ था, यहाँ ऊ स्वर आपका आ गया, तो भव प्लस उक औ और ऊ मिलके आव बना, तो आपका शब्द बन गया भावुक। नव प्लस एक नाविक, नाविक बन गया आपका, ई स्वर आ गया यहाँ पर भी। यहाँ प्लस तव प्लस ए, देखिए ये ए स्वर और अलग हटकर आपका आ गया, तव के साथ यदि हमने ए स्वर का प्रयोग किया तो आपका क्या बन गया, तावेव, क्योंकि आव। तो ये सारे शब्दों में आप देखिए कि उच्चारण करने पर आपका आए आए और आव का उच्चारण आपका इससे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने केवल स्वर संधि आपके सामने स्पष्ट की थी, उसके 5 संधियां थी, पांचों पे 5 संधियों के सारे नियम आपको अच्छी तरह से स्पष्ट किए हैं, विद एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं। अब आपको ये करना है कि जो आपने सुना उसे 2 बार 3 बार ध्यान से सुनिए, जो नियम आपको बताए गए हैं उन नियमों को अच्छी तरह से रट लीजिए कि किस संधि का कौन सा नियम है और कैसे मात्रा हम कहाँ पर लगाएंगे। तो जितना आप अपनी व्याकरण की अलग अलग बुक्स आप लोगों के पास होती हैं उनमें से डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप निकाल लीजिए और उसको बुक को बंद करके रख दीजिए, फिर आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व अपने आप कीजिए और मिलाइए। तो जितनी प्रैक्टिस आप एग्जाम्पल से करेंगे उतनी ही संधि आपको समझ में आएगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको व्यंजन संधि स्पष्ट करेंगे, तब आप उसको समझने का प्रयास करना।